नमस्ते। मेरा नाम विशाखा सुढ़ानी है और मैं मानस साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर में एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मानस ने 20वीं 20th एनिवर्सरी कंप्लीट की है इस महीने में। तो एज अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम डॉक्टर अद्वैत पाध्य ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है ऑफ 7 डे, जहाँ की हम मानसिक रोग और काउंसलिंग थेरेपी के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला सेशन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे था और उसके बाद में हमने काफी अलग अलग थेरेपी के बारे में बात की है, जैसे कि आरईबीटी, एबीटी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आज हम बात करेंगे हिप्नोथेरेपी के बारे में। ये हमारा 6th डे ऑफ प्रोग्राम है। हिप्नोथेरेपी के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि आपको पता होगा काफी अलग अलग थेरेपी यूज की जाती है काउंसलिंग के दौरान। रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, इमोशन फोकस थेरेपी। उसी तरह हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही वेल नोन थेरेपी है और आजकल काफी लोग उनसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट काफी लोगों को बहुत कम जानकारी है उसके बारे में। तो आज हमारे साथ मिस्टर अनुज यादव जुड़े हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिक हिप्नोथेरेपिस्ट की हिप्नोथेरेपी में किया है। वो कंसल्टिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कंसल्टिंग हिप्नोथेरेपिस्ट भी है साथ ही साथ। तो आज वो हमें कुछ हिप्नोथेरेपी के बारे में बताएंगे कि उसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। So I would request Mr. Anuj Yadav to join us. Hi, thank you, Vishakha. Hi. Hi Anuj. How are you? Great. आप कैसे हैं? Great. Yeah, I'm good. So thank you Anuj for joining today and हमें बताने के लिए कि hypnotherapy क्या होता है. So before I ask you any question about, मैं आपसे कुछ सवाल करूँ hypnotherapy के बारे में, उसके पहले मैं सिर्फ हमारे दर्शकों को कहना चाहूंगी, थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगी हिप्नोथेरेपी के बारे में कि हिप्नोथेरेपी क्या है। हिप्नोथेरेपी जैसे अलग थेरेपी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी होती है, तो उसमें से एक थेरेपी हिप्नोथेरेपी भी है। और इसमें ज्यादा करके हम खुद से इन डीपर लेवल हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम खुद को बहुत अच्छी से समझ सकते हैं, ऐसा मैंने सुना है और ऐसा मैंने पढ़ा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हिप्नोथेरेपी कैसे काम करती है, क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी हमारे ऑडियंस है इस समय या फिर जितना भी हमारा नॉलेज रहा है अक्सर हिप्नोथेरेपी के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा मिथ ओरिएंटेड, यानी कि जो चीज़ें सच नहीं है उसके आसपास बना हुआ है। अब दिक्कत ये होती है कि जब भी क्लाइंट हमारे पास आता है या फिर जब भी वो हमें पहली बार अप्रोच करते हैं, तो वो उसी इंटेंशन और उसी इमेज के साथ हमें कॉल करते हैं कि जो उन्होंने स्टेज पर देखा था, जो उन्होंने टीवी पर देखा था, वही चीज़ क्लिनिक में होने वाली है। यहाँ पे वो डिफरेंस आता है हिप्नोटिस्ट का और हिप्नोथेरेपिस्ट का। हिप्नोटिस्ट एक ओके। वो प्रोफेशन है जहाँ पे आप हिप्नोथेरेपी के जो स्किल्स हैं वो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को एंजॉयमेंट या फिर उन्होंने जो 5000 रुपीज़ जो उन्होंने पे किया है उस शो को देखने के लिए 500 लोग के बीच में बैठकर आपको वो शो एंटरटेन करने के लिए वो शो बनाया जाता है। ओके। उसी के विपरीत हिप्नोथेरेपी एक पर्टिकुलर गोल, इश्यू या डिसऑर्डर के साथ काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जितने भी उसके साथ लगे हुए स्टिग्मास या फिर मिथ्स होते हैं हिप्नोथेरेपी के साथ, वो सभी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही होती हैं। जैसे कई सारे थेरेपीज होते हैं, कई सारे हिप्नोटिस्ट या फिर कई सारे शोज़ के बाद जब उन्हें देख के लोग आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि यानी कि सर आप मुझे कंट्रोल करेंगे। तो यहीं से वो पहला बैरियर तोड़ना शुरू होता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता कि जहाँ पे हम आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सो जब भी क्लाइंट हमारे पास हिप्नोथेरेपी के लिए आते हैं तो एटलीस्ट पहला सेशन जो हम केस हिस्ट्री के लिए लेते हैं, केस हिस्ट्री का पहला सेशन होने के बाद उतना ही समय हमें जाता है सारे मिथ्स डिसॉल्व करने में, और ताकि एक रैशनल गोल, एक जो सही गोल है, हम वो बना सके कि हिप्नोथेरेपी के लिए आप आए हैं तो आपके गोल्स क्या होने चाहिए। बिकॉज हिप्नोथेरेपी में गोल फॉर्मेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ काम कर रहे हैं। तो हिप्नोथेरेपी तभी आपके साथ बहुत अच्छी तरह से काम करती है जब आप खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार जो क्लाइंट आते हैं हर कोई खुद को जाने, ये ज़रूरी नहीं है। ये थेरेपिस्ट का काम होता है एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट कि वो उस जर्नी पे उन्हें ले जाए, कि उस चीज़ों के बारे में डिस्कस हो, क्या चीज़ें पसंद है क्या नहीं पसंद है, हाइट पर आपको ज़्यादा डर लगता है नहीं लगता है,
इन सभी चीज़ों के बारे में बात हो हिस्ट्री सेशन के दौरान और थेरेप्यूटिक प्रोसेस के दौरान। सो हिप्नोसिस में अगर आप ये कहेंगे कि क्या मेरा जब मैं थेरेपिस्ट के पास जाता हूँ तो क्या सारा होल्ड या फिर सारा पावर उसके हाथ में होता है? तो जैसे जैसे हम अभी हिप्नोसिस के बारे में बात करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ये सभी मिथ आपको डिसॉल्व होते हुए दिखाई देंगे, आप खत्म होते हुए दिखाई देंगे किस तरह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हो रही होती है जो हमने टीवी पर या स्टेज पर देखा होता है। या आपने बहुत सही कहा। मेरा फर्स्ट एनकाउंटर भी हिप्नोटिज्म से अगर कहा जाए तो इसी पे हुआ था। जब हम बच्चे थे तभी हम शोज देखते थे हिप्नोटाइज करने के, एंड तभी से ऐसे था कि हिप्नोथेरेपी मतलब इज इट लाइक कि आपको हिप्नोटाइज किया जा रहा है एंड आपके सारे सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं यानी। और सिर्फ मेरे ख्याल से मुझे ही नहीं, जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो काफी ऐसे मिथ्स थे जो लोगों के मन में है। जैसे आपने अभी एक मिथ के बारे में कहा कि कंट्रोल सामने वाले के मतलब काउंसलर के हाथ में होता है, ऐसा हमें लगता है। तो ये कैसे वो खुद कैसे कंट्रोल रखते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि उनके हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में होता है, तो हाउ कैसे होता है? मिथ्स को डिफाइन या फिर मिथ्स को बस्ट करने का सबसे इजी तरीका ये है, ये इंग्लिश की एक कहावत है कि व्हाट यू नो यू ओन इट। ठीक है, अगर आप उस चीज़ के बारे में जानते हो तो आपको पता है वो कैसे काम कर रही है। जादू का जादू तब खत्म हो जाता है जब आपको उसका साइंस पता चलता है। तो हिप्नोटिज्म तभी तक मजा आ रहा था जब तक उसके बारे में आपको डिटेल नहीं पता, जब तक वो शो बन के हुआ है। बट जैसे ही आप हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ बैठते हैं, आप समझ में आता है आपको किस तरह से ये काम कर रहा है, तो आपको समझ में आता है कि ये शो से ज़्यादा ये बहुत बड़ा साइंस है, कि इसके स्टेप्स डिफाइंड है, इसमें किस तरह से क्या गोल फॉर्म करना है वो डिफाइंड है, कौन सा क्लाइंट किस तरह से स्टेज पे जाकर कैसे बिहेव कर रहा है और थेरेपी में कैसे बिहेव कर रहा है वो डिफरेंट है। सो बेसिक क्वेश्चन जो अगर मैं ये कहूँ कि हिप्नोसिस डिफाइन कैसे किया जाता है, कि हिप्नोसिस होता क्या है, तो सबसे इजी तरीका है हिप्नोसिस डिफाइन करने का कि आज तक या फिर अभी हमारे सेशन को लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं, इस 10-15 मिनट में अगर आपको ये नहीं याद है कि आपको किसी दोस्त को मैसेज करना था या कॉल करना था, या फिर आपने अपना खाना गैस पर रखा है, आपको नहीं याद है उसकी सीटियाँ कितनी हुई हैं अभी तक, ये इस सेशन के दौरान या इससे पहले लाइफ में अगर कभी भी हुआ है, इस सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप हिप्नोटाइज्ड हैं इस वक्त। सो हिप्नोटिज्म वो नहीं है जो आप स्टेज पर बंदर बनकर कूद रहे। हिप्नोसिस वो है जहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन, यानी कि एक तरफ पे ज़्यादा अटेंशन, और डिवाइडेड डिस्ट्रैक्शन, की बाकी जगह पे आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो रहा होता है। जब भी आप ये अटेंड कर पाते हैं उसे हिप्नोटिज्म या फिर उसे ट्रांस कहा जाता है, कि आप ट्रांस मोड पर है। नाउ व्हेनेवर वी, जब भी हम ये बात करते हैं कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन होना चाहिए, पढ़ाई करते वक्त सिर्फ उसके बारे में ध्यान होना चाहिए, सिर्फ वही चीज़ याद आनी चाहिए, कहाँ कौन क्या खेल रहा है वो नहीं याद आना चाहिए, जिस तरह से हमने बचपन में सुना है, यही एक अल्टीमेट पिनैकल है या फिर एक लेवल है हिप्नोसिस अटेंड कर पाने का। कि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त अगर मुझे 2 घंटे निकल जाते हैं और मैं अच्छा अगर सॉल्व कर रहा हूँ, इसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं हिप्नोटाइज था उस मैथ्स के सॉल्व के साथ। अगर मैं कोई मूवी देखते वक्त मैं उस समय गायब हो जाता हूँ और मुझे नहीं याद है कि मैंने खाना गैस पे रखा है, या फिर कौन बेल बजा कर चला गया, या फिर मेरे पीछे से कौन चला गया, मुझे ये सब नहीं याद है। इसका मतलब सिर्फ ये था कि उस डायरेक्टर, उस एक्टर्स ने एक अच्छा हिप्नोटिज्म का माहौल बनाया जिसमें आप हिप्नोटाइज्ड हैं। सो जब भी आप अपने सराउंडिंग के डिस्ट्रैक्शन से डेविएट होकर एक ही चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, वो हिप्नोसिस है। और इसी को आगे ले जाते वक्त जब भी आप बाकी इश्यूज को रिजॉल्व कर कर जो आपके लिए मेजर प्रॉब्लम है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, वो हिप्नोथेरेपी है। ओके ओके। कि जब आप अपने सिर्फ जो चीज़ें आप चाहते हैं जैसे उस पर काम कर रहे हैं, तो आप हिप्नोथेरेपी के प्रोसेस को समझ रहे हैं फिर आप। क्योंकि हिप्नोथेरेपी में भी कई स्टेजेस होते हैं, जैसे पहला होता है बॉडी रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग अवेयरनेस, बॉडी रिलैक्सेशन, इमेजरी, कई 7-8 स्टेप्स होते हैं। तो ओके हर स्टेप अपने में ही एक फाउंडेशन क्रिएट करता है अगले स्टेप के लिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग अवेयरनेस एक ऐसा सेशन है जिसमें सिर्फ आप अपनी सांसों की तरफ ध्यान देते हैं, बट वो आप शुरुआत में 15 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं, 10 मिनट करते हैं, 15, 20, 30। जब आप 30 मिनट का उसे अटेंड कर पाते हैं तो आप सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। यानी अपने 30 मिनट तक मुझे मेरे दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे किसको कॉल करना था, ये सब मुझे नहीं याद है, मैं सिर्फ अपनी बॉडी की तरफ ध्यान दे पा रहा हूँ।
एंड मुझे नहीं पता है कि कितने लोग ये अटेंड कर पाते हैं, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में हम अगर नॉर्मल काम भी करने बैठते हैं तो हमें ये याद होता है कि इसको मैसेज करना है, किसका फेसबुक लाइक करना है, ये सब हमारे दिमाग में चल रहा होता है। तो उतने डिस्ट्रैक्शन के साथ वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो स्लीप इश्यूज है, जो भी इश्यूज हो, उतने डिस्ट्रैक्शंस के साथ, उतने डाइवर्जन की वजह से वो इशू क्रिएट हुआ था। अब जब आप उन डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए आप खुद पर काम कर रहे हैं, आप सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं और उसे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, इन चीज़ों का फेड ऑफ होना अपने आप बना रहता है। और फेड ऑफ होने के बाद आपको कहाँ जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जल्दी मुझे अपने एंगर पे कंट्रोल करना है और मुझे पेशेंस बढ़ाना है, ठीक है। तो जब आप इतना टाइम तक खुद पे ध्यान दे पा रहे हैं, आप सब कुछ समझते हैं कि आपको गुस्सा कब आता है, कौन कौन सी चीज़ों पे आपको हर्ट हो रहा है, और या आपने उस आधे घंटे, उस एक घंटे में आपने सब कुछ समझा है। इसके बाद मुझे कैसा रिएक्शन फॉर्मेशन करना है वो भी डिसाइड कर रहे होते हैं, और फिर उसे आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई होते हुए देख रहे होते हैं। सो ये बहुत इजी तरीका है समझ पाना कि हिप्नोसिस क्या होता है। हिप्नोसिस सिर्फ एक वो स्टेट है जहाँ पर आप खुद पर या फिर किसी भी इशू पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस और विदाउट एनी बायसनेस भी, कि उसमें और कोई डिसीजन नहीं आ रहा होता, आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रहे होते हैं। okay. तो जैसे आपने कहा, अभी आपने बताया कि किसी भी चीज पे बहुत देर तक ध्यान देना, अटेंशन रखना इज बेसिकली कि आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं, आप हिप्नोथेरेपी के जोन में है ऑटोमेटिक। या एंड उसके बाद आपने भी कुछ स्टेजेस बताए कि किस तरह हिप्नोथेरेपी काम करती है। पर कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि क्या हम उस अगर बहुत ज्यादा टाइम तक एक चीज पे अटेंशन देके रहेंगे तो क्या हम उसमें स्टक हो जाएंगे, जैसे कि वो जो ट्रांस फीलिंग, जो जिस ट्रांस लेवल पे आप होते हैं हम, तो इज इट पॉसिबल कि हम वहीं रहेंगे, उसी में स्टक हो जाएंगे और वहां से कभी बाहर नहीं आएंगे? क्योंकि ये भी एक डर है जो लोगों में यूजुअली देखा जाता है जब हम हिप्नोथेरेपी के बारे में बात। सी अगेन मैं वापस से एग्जांपल मूवी का ही लूंगा कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टाइटैनिक मूवी में देख रहा हूँ पहली बार, तो मुझे वो बहुत मेस्मराइजिंग लगी कि इतना बड़ा बोट कैसे बना दिया, इतनी बड़ी स्टारकास्ट कैसे बना दी, उसे पानी में गिराना, कितना बड़ा स्टेज लगा होगा। मैं इन सभी चीज़ों से मेस्मराइज हुआ, मुझे वो मज़ा आ रहा है। बट मूवी खत्म होने के बाद मैं वो टीवी के सामने नहीं बैठा रहता। उसका हाई यानी वो जो मुझे मज़ा आया था वो शायद मेरे साथ रहेगा, कि मैं कल को किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ, मुझको एक्सप्लेन करते वक्त उसी एक्साइटमेंट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी मैं वापस उसी जोन में जा रहा हूँ। बट वहाँ पे आप रुक नहीं जाते हैं। उस मूवी के साथ आपने अपनी जिंदगी नहीं खत्म कर दी होती। आप उस कैरेक्टर के लिए आप एक बार रो देते हैं बिकॉज आप कनेक्ट फील हो रहे थे, बट दिन भर नहीं रो रहे बिकॉज आपको पता है वो सच में नहीं मरा है। ये सिंपल एक एग्जांपल है कि वो आप वहाँ पे स्टक नहीं हुए। सेम हिप्नोसिस के साथ होता है कि आपने जो रिलैक्सेशन उस दौरान फील किया होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ये रिपोर्ट करते हैं कि इस लेवल का रिलैक्सेशन मुझे नहीं याद है मैंने लास्ट कब एक्सपीरियंस किया था। जिन्हें वो 15 मिनट या आधे घंटे में मिलता है, और वो सेशन करने के 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या फिर आधे घंटे तक उन्हें उसी तरह का रिलैक्सेशन फील हो रहा होता है। फिर धीरे धीरे वो बाकी जो पुराने डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स थे वो आना शुरू होते हैं और ये वापस से डिस्टर्ब होना शुरू होता है। बस जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हमारे बॉडी के लिए हम जिम जाते हैं और जितने ज़्यादा मसल्स बनाते हैं उतने ज़्यादा मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहले वो मसल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो जिम जाने की वजह से, कंटिन्यूसली जाने की वजह से बने। सेम वो हिप्नोसिस के साथ में, कि जो आपने आधे घंटे का जो रिलैक्सेशन महसूस किया था, अगर यही हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस हम कहते हैं, आप खुद को भी हिप्नोटाइज कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस सीख रहे हैं और उसे आप खुद को हिप्नोटाइज कर पा रहे हैं और बार बार ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो रिलैक्सेशन का टाइम जो आधा घंटा था उसे 3 घंटे 4 घंटे तक भी खींच सकते हैं। तो इमेजिन वो लेवल ऑफ रिलैक्सेशन में आपको लाइफ में जो भी डिसीजन लेने होंगे वो बहुत क्लियर और कंसाइज होंगे। उन पे किसी चीज़ का बर्डन नहीं, किसी चीज़ का इशू नहीं होगा आपको कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। बहुत ही साफ दिमाग के साथ वो डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे आप चाहे एक कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आप कंपनी के ओनर हैं। सो जब भी हम बात करते हैं फोकस के बारे में, ये वही चीज़ें हैं जो आपको अटेंड करना है, कि उस टाइम पे सिर्फ उसी के बारे में सोचना है, वो टाइम पे वही सॉल्व करना है। तो व्हाट आई गेट इज दैट हम अगर ज्यादा, हम जरूरी नहीं है कि उस ट्रांसफॉर्म में रहेंगे तो हम स्टक रहेंगे, हम उससे बाहर निकल सकते हैं। हम जैसे कि आपने कहा कि अगर अगेन निकल सकते हैं इज नॉट अ कंसर्न, आप वहाँ अटकते ही नहीं है। हम वहां अटकते ही नहीं हैं क्योंकि वो पीरियोडिक टाइम के लिए होता है, एक वक्त के लिए आप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वापस से अगर एग्जाम्पल लूँ, आप जब एक्सरसाइज करते हैं क्या बॉडी पेन पूरे साल भर रहता है आपको?
नहीं, वो आधे घंटे रहता है, 2 घंटे रहता है, शाम तक रहता है, बिकॉज बहुत दिन से मैंने एक्सरसाइज नहीं किया। वही असर है हाँ, वो हिप्नोसिस का भी, कि तो जो इसे हाई, अगर हम जो आपने रिलैक्सेशन फील किया था वो तभी तक रहेगा जब तक वो आपने, जब तक और कोई चीज़ आप पे ओवरशैडो नहीं कर रही है। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे स्टक रह गए हैं। बॉडी का जो पेन हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी जिंदगी पेन करेगा भी है। हाँ, तो अगर हमें खुद में अगर ये अप्लाई भी करना हो तो इट्स नेसेसरी, हमें उसे रेगुलरली करना जरूरी है, तो ही हमें उसे उसका प्रॉपर रिजल्ट मिल सकता है, या हम उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर, जो भी हम ढूंढ रहे हैं, वट एवर वी आर फिगरिंग आउट, जो गोल हमारा है वो तभी अचीव होगा अगर हम उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहें। सिंपल सी बात है, हम जिम इसलिए जाते हैं बिकॉज हमारी बॉडी फिट रहे। कल को मुझे कोई ज़्यादा लोड उठाना है, ज़्यादा वजन चीज़ें उठानी है, या फिर मेरे मसल्स जो है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाऊं, इन रीजंस की वजह से हम जिम जाते हैं, फिजिकल जिम जाते हैं। हम्म, इन अ वेरी लेमैन टर्म, आपकी हिप्नोसिस आपके लिए मेंटल जिम है, कि जहाँ पे अपने ब्रेन को आपको किस तरफ डाइवर्ट करना है, वो उसे बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। कि अगर मेरा सेल्फ एस्टीम लो है जिसकी वजह से मेरा सबसे झगड़ा होता है, तो वो एक चीज़ जान लेने के बाद जो ऑटो सजेशन जो मैंने बनाए हैं, जो मुझे खुद से बात करना है, सेल्फ टॉक जो मुझे खुद से करना है, वो हिप्नोसिस में जाके अगर मैं खुद के साथ बहुत ही शांति से करता हूँ, वो एक्सेप्ट होना भी बहुत ईजी हो जाता है। और देन वो आपके बिहेवियर में, आपके कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप्स में विजिबल होना शुरू होता है, कि पहले आपको हर चीज़ पे गुस्सा आता था, आज सिर्फ 2 चीज़ों पे गुस्सा आता है। तो जैसे आपने कहा कि मोस्टली सेल्फ ऑप्टिम, एंगर, एंजाइटी के इश्यूज पे होते हैं, तो ये इन्हीं इश्यूज पे काम करते हैं कि इसके अलावा भी कोई और इश्यूज पे वर्क किया जा सकता है हिप्नोथेरेपी? सिर्फ बड़े इश्यूज़ के नाम पे साइकोसोमेटिक, साइकोसोमेटिक यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स जिनमें आपको फिजिकल पेन या फिर फिजिकल सफरिंग सीवियरिटी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा होगा आपके साथ। बट जब भी आप उसका फिजिकल रिपोर्ट निकालेंगे, एमआरआई निकालेंगे, फिर जो भी आप रिपोर्ट निकालेंगे, वो हमेशा नॉर्मल आएगा। बहुत मेजर एग्जांपल्स है माइग्रेन और आईबीएस। माइग्रेन यानी किसी बॉडी, किसी सर के किसी पार्ट में आगे या किसी साइड में आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आईबीएस यानी कि बार बार आपको बाथरूम जाने का मन करता है, पेट में आपको हलचल महसूस हो रही थी, पर बाथरूम जाने के बाद कुछ ऐसा होता नहीं है, आपकी पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा होता, बस खाली वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग हो रही होती है, आपको खाली वहाँ पे ऐसे फील हो रहा होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है, जो हम बेसिक चीज़ें बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम, एंगर, सेल्फ इमेज, इनके बिगड़ने की वजह से ही, इनमें डिसबैलेंस आने की वजह से ही आपको माइग्रेन और आईबीएस की इश्यूज होते हैं। इनमें ये क्योंकि ऑप्टिमम नहीं है, ये क्योंकि नॉर्मल नहीं है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी इश्यूज हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अगर आपका सेल्फ एस्टीम नॉर्मल है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल है, या फिर आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा है, किस बात का एंजाइटी होगा फिर आप? सो कोर पे अगर हिप्नोसिस के साथ ये होता है कि वो सिचुएशनल काम नहीं करते, वो कोर के साथ काम करते हैं, कि वो ये नहीं बताते कि आपको खुद में क्या चेंज करना है, वो ये कहते हैं कि ये स्किल आपको डेवलप करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम गोल डिसाइड करते हैं किसी क्लाइंट के साथ में, तो गोल क्लाइंट आते ही ये कहता है कि सर मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो पहला गोल ही गलत हो गया आपका। गुस्सा नहीं आना और शांत रहने में बहुत फर्क है। जब मैं कहता हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं होना है, तो मेरे पास और भी इमोशन है जो मैं हो सकता हूँ, चिड़चिड़ हो सकता हूँ, फिर उसके बाद मैं किसी और पे, मैं नहीं गुस्सा होऊंगा बट मैं किसी और पे करूँगा। तो मैं खुद को एक चीज़ ना कह के बहुत सारी चीज़ें करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। उससे बेटर आप गोल ऐसा बनाइए कि जहाँ पे आप एक चीज़ खुद के लिए कर रहे हैं, कि डे बाय डे माई सेल्फ एस्टीम इज गेटिंग हायर एंड हायर, या फिर आई एम एबल टू मैनेज माई इमोशंस इन अ वेरी हेल्थियर वे। सो ये प्रोसेस है जो आप अटेंड कर रहे हैं रोज धीरे धीरे। ये सेल्फ टॉक आपको ज़रूरी है, रादर देन ये सेल्फ टॉक नहीं कि मैं अब शांत हो गया हूँ, ऐसा नहीं होता। ये एवरीडे स्ट्रगल है, आपको एवरीडे समझ में आ रहा होता है कि मुझे आज इस बात पे गुस्सा आया, वो मुझे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सर, जैसे आपने गोल के बारे में बात किया, तो कई बार जैसे आपने एग्जांपल दिया कि क्लाइंट पहले ही गोल चाहता है कि मैं गुस्सा नहीं होना चाहता हूँ, एंड मैंने भी देखा है कि कई बार क्लाइंट ऐसे गोल से आते हैं जो बहुत ही अचीवेबल नहीं होते। तो हिप्नोथेरेपी के थ्रू हम लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये गलत गोल है, और हम वर्क करते करते क्लाइंट खुद रियलाइज करता है, सो हाउ हाउ तो डज दैट? मेजरली ये इस तरह से होता है कि आप क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि क्या सच में हम गोल क्या बना रहे हैं, कि बिकॉज आपको पता है कि एक सिंपल सी बात है कि फॉर अ रीज़न उसके साथ बहुत सारे इश्यूज हैं,
बिकॉज उसका थिंकिंग स्ट्रेट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समय से वो इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ। तो वो गोल सही बना पाएगा, ये आप एक्सपेक्टेशन से मत रखिए एज ए थेरेपिस्ट। बिकॉज जैसे मैं हूँ, मुझे खाना बनाना अगर नहीं आता, तो मैं फर्स्ट टाइम अगर खाना बनाऊंगा तो खराब ही बनना है। तो यही वो उस क्लाइंट के साथ भी, वो पहली बार गोल बना रहा है तो वो गलत ही बनना है, वो थोड़ा सा रैंडम या फिर वेग ही बनेगा वो। नाउ सिर्फ कंसर्न ये होना चाहिए कि आप उसे किस तरह से बता रहे हैं। जैसे जो मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर कोई एक क्रिकेट प्लेयर है, उसका गोल ये होगा कि मुझे इंडिया में सिलेक्शन चाहिए, इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन चाहिए। ये गोल में प्रॉब्लम ये है कि सिलेक्शन होने के बाद टिकने के बारे में आपने कोई बात नहीं की है, बिकॉज इसने उसके बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि वी नो मेनी प्लेयर्स जो सिलेक्ट हुए और 2 महीने बाद वापस बाहर हो गए। तो गोल क्या था, सिलेक्शन होना, या फिर हम डिस्कशन के दौरान ये फॉर्म करते हैं कि अच्छा क्रिकेटर बनना। क्या ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए? बिकॉज होलिस्टिक गोल के हिसाब से अगर आप अच्छे क्रिकेटर बनते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अब अच्छा शायद क्रिकेट की बुक लिख पाए, शायद इंडिया के लिए सिलेक्ट ना हो, शायद अब इंडिया के लिए सिलेक्ट ना हो बट इंडिया के कोच बन पाए, वी हैव नो आइडिया। आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, आप लिमिटेड नहीं सोचते थे। जिस तरह से एक टर्म होता है कि मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल यू डिजर्व एंड डिजायर, तो डिजायर का स्पेक्ट्रम बहुत छोटा होता है हमारा। जिन 5 लोग के बीच में रहते हैं वहीं तक डिजायर कर पाते हैं, कई बार हमारा डिजर्व बहुत बड़ा होता है। सो हिप्नोसिस में जब भी, हिप्नोसिस या लाइफ में जब भी आप गोल फॉर्म कर रहे हैं, मुद्दा ये होता है कि आप कौन से स्किल पे काम करेंगे, ये स्किल डेवलप हो, ना कि वो गोल अचीव, बिकॉज गोल पार्ट एंड पार्सल है। जैसे आप अच्छे थेरेपिस्ट हैं, आपके अच्छे थेरेपिस्ट होने पर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरी अच्छी मिलेगी, हो सकता है फ्यूचर में, या फिर हो सकता है फ्यूचर में आपको एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा सोसाइटी में। दोनों ही मिल सकता है, आपको किसी एक चीज़ से गोल बनने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं। तो एवरीडे गोल ये है कि हम डे बाय डे वी आर बिकमिंग अ गुड साइकोलॉजिस्ट, सिर्फ इतना गोल है, दैट्स इट। उसके साथ क्या मिलना है वो पार्ट एंड पार्सल है। सो गोल फॉर्मेशन में हम अक्सर क्लाइंट के साथ यही कन्वे करते हैं कि किस तरह से कौन सा गोल ज़्यादा बेटर होगा, एंड एट द एंड देन उसके बाद वो उन पे डिपेंड होता है कि नहीं सर मुझे वही चाहिए, फाइन। एंड मेनी अ टाइम व्हेन यू लेट पीपल नो कि ये इसके साथ फ्लॉ है, या फिर ये कोलैटरल डैमेज है, या फिर ये लूप रह गया है, दे डू अंडरस्टैंड कि हाँ सर ये वाला तो प्रॉब्लम रह ही गया था। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन मैनेजर वो जब आते हैं वो ये लेके आते हैं कि मुझे 100 लोन चाहिए एक साल में, कि मैं 100 लोग का लोन कर पाऊँ। बट वो जाते समय वो ये गोल लेकर जाते हैं कि मुझे अच्छा लोन काउंसलर बनना है। तो हो सकता है इफ आई बिकम अ गुड लोन काउंसलर माय एफिशिएंसी इज फॉर 200 लोन्स, आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ टू 100 लोन्स। सो गोल फॉर्मेशन हिप्नोथेरेपी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज वंस यू हैव डिसाइडेड दैट, फिर आप उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आपने वही नहीं डिसाइड किया है तो फिर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। या जैसे आपने कहा सर कि स्किल मोर इम्पोर्टेंट होता है, एंड हिप्नोथेरेपी मोस्टली स्किल अपग्रेड करने पे ही वर्क करता है कि किस स्किल की हमें जरूरत है और किस तरह हम उसे अचीव कर सकते हैं। तो सर इसी के साथ एक मिथ आता है यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि हिप्नोथेरेपी के अंदर अगर हम हिप्नोटाइज्ड है तो यू माइट फॉरगेट थिंग्स, आप भूल जाओगे कि वो वक्त पे क्या हुआ था, या आप आपके कॉन्शियसनेस में नहीं रहते हो। तो इज इट ट्रू, इज इट लाइक दैट? सो जिस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो वैरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अपना एक्सपीरियंस कहता हूँ कि जब मैं हिप्नोसिस सीख रहा था तो हमारी 25 स्टूडेंट्स की बैच थी, कोई डॉक्टर्स थे, कोई प्रैक्टिशनर्स थे, हम थे साथ में। तो उस दौरान हमने ये एक्सपीरियंस किया था कि सिर्फ 2 जन, मैं और एक हमारे फ्रेंड सेक्रेटरी थे पार्थ जी, हम दोनों के साथ ये होता था कि सर ने जो भी थेरेपी कंडक्ट की है, जो भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, हमें उसमें कुछ नहीं याद रहता था, और वो हमारे लिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग था कि क्या सच में हम हिप्नोसिस में थे या सो रहे थे, कि कहीं कोर्स सीख तो नहीं रहे हम, कहीं कोर्स आधा तो नहीं रह जा रहा है कि हम सीख नहीं पा रहे हैं। तो सर ने जब पहली बार ये किया और लोगों से सबसे पूछना शुरू किया कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था, जब वो हमारे पास आए तो हमने वही कहा कि सर याद नहीं है। एंड सर वहाँ पे सर ने स्माइल करते हुए कहा कि सो आपका वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग हिप्नोसिस इज एमनीशिया, एमनीशिया यानी कि आप भूल जाते हैं। मतलब सर इसका मतलब फिर हम गायब हो गए थे, हमने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि वो बात सही नहीं है, क्यों? क्योंकि जब मैंने ये कहा कि अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, आप लोग खोल पाए, अगर आप सोए होते तो आपकी आंखें नहीं खुलती। तो हिप्नोसिस एक्सपीरियंस करने का मेरा और पार्थ का तरीका शायद ये है कि हम दोनों
एमनेशिया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट जब मैंने वो बाकी लोग के एग्जाम्पल सुने, बाकी लोग के डिस्क्रिप्शन सुने, तो उन्हें सब कुछ याद था कि उन्होंने सर ने उनके साथ क्या क्या बातें की थी। सो वो डिफरेंस होता है। हम लोग मैं हिप्नोटाइज हुआ या फिर नहीं हुआ, मेरी हिप्नोथेरेपी अच्छी हुई या फिर नहीं हुई, इसका डेफिनेशन सिर्फ एक ही है कि हिप्नोसिस के पहले, सेशन स्टार्ट करने के पहले और हिप्नोसिस खत्म यानी सेशन करने के बाद, उस 1 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे के सेशन के बाद मुझे रिलैक्स फील हो रहा है या फिर अनकंफर्टेबल। जैसे सोया था वैसे उठा हूँ अगर, जैसे लेटा था वैसे उठा हूँ अगर, यानी कि हिप्नोसिस में ट्रांस अचीव नहीं कर पाया। बट जैसा लेटा था उससे ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ अभी, तो यही हिप्नोसिस था। बिकॉज यही स्टेट वो मूवी भी देती है आपको कि आपने, आपके साथ जो भी हो रहा है, आप एग्जाम में फेल हो गए बट मूवी देखने बैठे, उसके बाद भूल जाते कि फेल हुआ था। सो ये अगर आप वो अटेंड कर पाते हैं वो डिफरेंस, देन यू आर हिप्नोटाइज्ड। तो सर ऐसे भी होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर, जैसे आपने कंट्रोल के भी बारे में कहा था कि कंट्रोल आप काउंसलर्स के हाथ में नहीं होता, यूजुअली क्लाइंट के हाथ में ही होता है कि वो हिप्नोटाइज होना चाहते हैं कि नहीं चाहते। बट एक बार अगर हिप्नोटाइज हो गए तो क्या ऐसा होता है कि उनके सीक्रेट्स बाहर आ जाते हैं क्या? वो अगर कोई चीज नहीं बताना चाहते पर वो भी उनको बताने लगते हैं, इज इट लाइक दैट? सो कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कॉल पर ही वो पूछते हैं कि अगर मैं अपने बेटे को अपने साथ लाऊं तो आप उसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है वो आप निकलवा सकते हो। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हिप्नोसिस बहुत ही वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री यानी कि वो बंदा डिसाइड करता है कि उसे हिप्नोटाइज होना है कि नहीं होना है, क्योंकि एक लेवल ऑफ रिलैक्सेशन है जो आपको हिप्नोसिस से मिलेगा। ये मुझे चाहिए कि नहीं ये आप ही डिसाइड करते हैं, कोई आपको दे नहीं सकता। सो मुझे हिप्नोसिस में जाना है, मुझे हिप्नोथेरेपी प्रैक्टिस करनी है, ये आपका पहला डिसीजन होता है। क्यों करना है गोल डिसाइड होता है। उसके बाद हिस्ट्री सेशंस के दौरान ही वो बात होती है कि क्या क्या चीज़ें आप कंफर्टेबल है, क्या क्या चीज़ें आप कंफर्टेबल नहीं है, सो दैट वी डोंट, हम लोग वो टॉपिक टच ना करें उस बारे में। और थेरेपिस्ट को क्लाइंट को उसी चीज़ों पे काम करना है, तो वही चीज़ें उसके बारे में बातें होंगी। बिकॉज फॉर अ रीज़न हम प्रैक्टिशनर्स हैं और हाँ इथिकल प्रैक्टिस है उस दौरान। सो मुझे कौन कौन सी बात, बिकॉज कई बार ऐसे होता है कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, यानी कि बचपन में अगर किसी का सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो वो अक्सर खुद को बहुत ज़्यादा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि मेरी वजह से ही शायद उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे उसके साथ खेलने नहीं जाना चाहिए था। ये जो गिल्ट होता है, ये ग्रज जो होता है, ये हम दोनों कैरी करके हम चल रहे होते हैं। कई बार जब ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उस मेमोरी को रिविजिट करने पर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो इंसान ही वैसा था, उसमें मैं कुछ नहीं गलत कर सकता था या फिर मैं कुछ अलग नहीं कर सकता था। ये वो मोमेंट होता है जहाँ पे वो खुद को वापस से उस एज में जाकर अपने आप को एक अनबाइस तरीके से देख सकता है। वहाँ जाने के बाद भी कई बार हमारे वर्बेटिम्स ही होते हैं दैट हम चाहते हैं कि हम अपने यंगर सेल्फ के साथ कुछ समय बिताएं और उन्हें एक्सपीरियंस करें कि उन्हें क्या फील हो रहा है और एक कन्वर्सेशन करें उनके साथ। हम ये नहीं कहते कि क्या कन्वर्सेशन करें आप। सो कन्वर्सेशन के दौरान हो सकता है पहले कन्वर्सेशन में वो सिर्फ झगड़ा ही करे दोनों एक दूसरे के साथ कि तुझे क्या जरूरत थी वहाँ जाने की, तू नहीं जाता तो मेरे साथ आज ये नहीं होता, इस तरह कन्वर्सेशन। बट वो झगड़ा 1 2 3 सेशंस के बाद फिर आपको टेम डाउन होने लगता है, आप खुद उसको समझाने जाते हो उसके बाद इट्स ओके, इट हैपेंड टू यू, कोई बात नहीं, सभी के साथ हो रहा है, बहुत लोग के साथ ये हो रहा है, हर कोई उसमें से बाहर निकल रहा है। एंड ये सारे वर्बेटिम्स एज ए थेरेपिस्ट हम नहीं दे रहे होते उन्हें पता है कि वो थेरेपिस्ट में क्यों आए थे। वो थेरेपी में इसलिए आए थे ताकि अपने उस यंगर सेल्फ को हील कर पाए, उससे बात कर पाए। सो उस दौरान क्लाइंट वही कहता है जो उसे कहना होता है, जो उससे उस समय फील हो रहा होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं हो रहा होता। मूवी चलते दौरान उस मूवी में कौन से कैरेक्टर को पसंद आएगा ये डायरेक्टर डिसाइड नहीं कर पाता कभी। आप किस कैरेक्टर से कनेक्ट हो रहे हो वो आप डिसाइड करते हैं। सो उस मूवी में उसने भले माहौल बनाया है कि आपको हिप्नोटाइज कर रहे हैं, बट कितना होना ये आप डिसाइड कर रहे हैं। तो सेम हिप्नोथेरेपी सेशंस के दौरान भी सेशन कितना लंबा है, क्या है, कौन ले रहा है, ये सब बिल्कुल मैटर नहीं करता। एट द एंड थेरेपी क्लाइंट मैटर करता है कि उसे कितना डीप जाना है। तो इट्स अ क्लाइंट डायरेक्टेड थेरेपी। एंटायरली क्लाइंट डायरेक्टेड, मतलब क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि हिप्नोटिज्म का जो इमेज बना हुआ है हिप्नोटिस्ट द्वारा, जो स्टेज बता रहा हूँ वो इसी तरह से बना हुआ कि हम कंट्रोल करेंगे आपको।
तो जीरो ग्राउंड ही नॉलेज ये है हमारा। एंड हमारा नहीं, सिर्फ मेरा भी, जब मैंने कोर्स नहीं किया तो उसके पहले मेरा भी यही नॉलेज था। बट कोर्स के दौरान, पढ़ने के दौरान, थेरेपीज के दौरान, फिर उसके बाद क्लाइंट से सीखने के दौरान वो फॉर्म हुआ है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। हमने जो थियरी में पढ़ी और जो रियल लाइफ में प्रैक्टिस किया वो हमें लॉजिकल लगा कि हाँ चीज़ें सही चल रही है, कि कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो सर, वन मोर क्वेश्चन दैट मेरे पास है आपके लिए कि ये हिप्नोथेरेपी कितना साइकोसिस के लिए वर्क करता है? सो हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्हें साइकोसिस एज अ वर्ड नहीं पता, साइकोसिस एक कुछ वो स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स हैं जो जिनमें आपको आभास यानी कि हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स यानी कि मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, ये सारे थॉट प्रोसेस आपके होते हैं, या फिर आपको कोई दिख रहा होता है, कोई आवाज़ सुनाई दे रही होती है, या फिर आपको कोई टच फील हो रहा होता है। सो हिप्नोसिस ऐसे डिसऑर्डर्स में कभी यूज नहीं किया जाता, बिकॉज आप जब ट्रांस में है, आप जो कह रहे हैं और क्लाइंट जो इमेजिन कर रहा है वो बहुत डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि उसके हाथ में सब कुछ है। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगर एज ए थेरेपिस्ट आप हिप्नोसिस उसमें यूज़ कर रहे हैं तो उसके डिसऑर्डर्स को आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कोशिश भी नहीं कर रहे, वो वहाँ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप बिकॉज हिस्ट्री सेशन इसीलिए होता है ताकि आप सब कुछ पूछ सकें उनसे। अगर हिस्ट्री सेशन के दौरान क्लाइंट ही कहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ कि कभी मुझे वो कोई परछाई दिखाई दी रही है, आप डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे आरईबीटी यूज़ की जाएगी, बट हिप्नोसिस नहीं। सो उन डिसऑर्डर्स में नहीं यूज़ किया जाता है। सभी डिसऑर्डर्स जिसमें ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ऐसे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इनके आसपास वही ओसीडी, इनके लिए हिप्नोसिस यूज़ किया जाता है। एडिक्शन, क्रेविंग मैनेज करने के लिए, तलब मैनेज करने के लिए, वहाँ पे हिप्नोसिस यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आपने कहा कि अभी साइकोसिस जिन्हें आभास होता है, जिन्हें परछाइयाँ दिखती है, तो आई थिंक सो, उनके सॉरी साथ। मुझे नहीं पता हम सही वर्ड यूज़ करेंगे, आभास या भास होता है, क्योंकि भास होता है। सो अगर हाँ, भास होता है, हाँ सॉरी। भास होता है। तो उसी के साथ मतलब जैसे कि उनके साथ हिप्नोसिस ज्यादा यूज नहीं किया जा सकता, यूज ही नहीं किया जा यूज़ सकता। नहीं किया जा सकता, राइट। एंड और फिर आपने कहा कि हमें कॉल लेना पड़ता है कि हमें आरईबीटी यूज करना है कि कोई और अदर थेरेपी यूज करना है। तो आरईबीटी विच इज अ रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये भी काफी वेल नोन थेरेपी है जो लोग बहुत यूज करते हैं। सो हाउ डिफरेंट, कितना डिफरेंट है हिप्नोथेरेपी आरईबीटी से? See, not just और REBT, कोई but और REBT, भी थेरेपी CBT, हो, MET, कोई। DBT, ऐसे जितने भी थेरेपीज हैं और साइकोडायनेमिक थेरेपीज, इन सभी थेरेपीज के साथ ऐसा है कि हिप्नोसिस इनसे अलग नहीं है। कई बार हिप्नोसिस इन्हीं का यूज कर रहा होता है। कई बार थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट सीबीटी का ही एबीसी मॉडल क्लाइंट को समझा रहा होता है, और वही उसे हेल्प कर रहा होता है समझने में कि कहाँ ए है और किस तरह से मैं बी को चेंज कर सकता हूँ। मेरे बिलीफ सिस्टम को मैं चेंज करूँ, उस स्किल को मैं चेंज करूँ, तो मेरा अपने आप कॉन्सिक्वेंसेस लगाना शुरू हो जाएगा। तो डिफरेंस के तौर पर सिर्फ ये होता है, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, कि आरईबीटी, सीबीटी, ये सारे नहीं कहूँगा, बट एटलीस्ट ये दोनों सिचुएशन ओरिएंटेड है। यानी कि क्लाइंट से बात करते वक्त आपको एक सिचुएशन चाहिए ताकि आप उस सिचुएशन पे बात कर सकें। बट जैसे हमने शुरुआत में कहा, हिप्नोसिस के साथ ऐसा है कि आपको स्किल पे बात करना है कि क्या डेवलप करना है, कि इस पर्टिकुलर स्किल पे हम काम कर रहे हैं, कि हम अपने एंगर पे काम कर रहे हैं, कि मेरा एंगर डे बाय डे मैनेज कर पा रहा हूँ, शांत खुद को रख पा रहा हूँ। तो ये स्किल डेवलपमेंट चल रहा है यहाँ पर हिप्नोसिस में, और यहाँ पे सिचुएशन का डिस्कशन हो रहा है। एंड मेनी अ टाइम व्हाट आई फील दैट थेरेपिस्ट भी अपनी थेरेपी चूज करता है और क्लाइंट भी अपनी थेरेपी चूज करता है। कई बार क्लाइंट्स भी फील होता है कि मुझे इस थेरेपी में, मतलब ये वाला, जैसे कई बार आरईबीटी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव फील हो रहा होता है। मतलब यस। थेरेपिस्ट कितना भी अच्छा हो, थेरेपिस्ट अपने सारे स्किल्स यूज कर रहा है उसमें, थेरेपी आरईबीटी सीबीटी यूज करके उसे प्रेजेंट कर रहा है, बट क्लाइंट थोड़ा ऑफेंडेड फील हो रहा है। सो मे बी इन हिज केस उसे एमईटी यानी कि मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी उसके लिए बेटर होगी, कि उसे सिर्फ वो जानना है कि मुझे कैसे खुद पे काम करना है, ये मत बताओ क्या गलत है। सो ये थेरेपिस्ट, ये क्लाइंट भी चूज कर रहा होता है, एंड पीपल लाइक मी, हम थेरेपिस्ट भी चूज कर रहे होते हैं कि मुझे, मेरे हिसाब से मुझे कोर में जाके काम करना पसंद है, डीप में जाके काम करना पसंद है, तो मैं ऐसे थेरेपीज यूज करता हूँ, ये या फिर साइकोएनालिटिकल या फिर साइकोडायनेमिक। ये थेरेपीज जहाँ पे हम बचपन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका असर कैसे आप पे हो रहा है, ना कि आपके साथ जो अभी 2 मिनट पहले हुआ उसका असर आप पे कैसे हो रहा है। सो
डिफरेंस होता है वो हर थेरेपिस्ट और हर क्लाइंट के बीच में। तो सर एक लास्ट 2 क्वेश्चंस कि ये हिप्नोथेरेपी कितने सेशंस तक होता है? इज इट मतलब सेशंस फिक्स्ड होते हैं कि इट डिपेंड्स क्लाइंट के ऊपर? दोनों चीजें क्लाइंट के ऊपर भी डिपेंडेंट है और सेशंस भी डिसाइडेड है कि स्टेप्स डिसाइडेड है कि स्टेप 1 2 3 4 ये डिसाइडेड है। तो फॉर एग्जांपल जब जो मेरा बहुत मेजर कंसर्न है कि मैं सेल्फ हिप्नोसिस सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ कि लोग खुद जाने कि उनके साथ क्या इशू है, सो दैट उस पर वो काम कर सके एंड इन फ्यूचर आज से 10 साल में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो उसे वापस से वो यूज़ कर पाए, बिकॉज उन्होंने सीख लिया है, वो स्किल सीख लिया है। तो उसके 7 स्टेप होते हैं। तो कोई अगर ट्रेनिंग प्रोसेस भी करना चाहता है, कोई अगर वो समझना भी चाहता है, तो वो समझ लीजिए आप 10 से 12 घंटे का ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। अगर आप 1 to 1 करेंगे, ग्रुप सेशंस में कर रहे हैं तो लगभग 20 घंटे तक जा सकते हैं, बिकॉज आप केस डिस्कशंस कर रहे होते हैं। सो ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। और अगर कोई हिप्नोथेरेपी के लिए आ रही है, उसे नहीं समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो स्टेप्स डिसाइडेड है। जो क्लाइंट पर्टिकुलर स्टेप, एक स्टेप जो बहुत अच्छे से कर पाएगा तभी दूसरे पे जाने में उसका कोई वैल्यू बनता है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग अवेयरनेस के बाद बॉडी रिलैक्सेशन या फिर बॉडी स्कैन कहा जाता है, उसे बॉडी स्कैन शुरू किया जाता है या फिर इंडक्शन स्टार्ट किया जाता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपने ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है, वरना पहले ही सेशन में आप सभी साथ कवर कर लेंगे तो क्लाइंट कुछ नहीं एक्सपीरियंस कर पाएगा। सो रादर देन नंबर ऑफ सेशंस, वो स्टेजेस मैटर करते हैं। And like the last question that I would like to ask is कि क्या टिप आप तो क्लाइंट्स जो हिप्नोथेरेपी में है या सोच रहे हिप्नोथेरेपी करने के लिए, तो क्या टिप आप उन्हें देना चाहें? बेसिक ये कि आपने जो भी टीवी पे देखा वो भूल जाइए, वैसे कुछ भी थेरेपी में नहीं होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि गोल्स होलिस्टिक बनाइए, ना कि ओरिएंटेड। यानी कि मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ गोल नहीं हो, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ ये गोल है। दारू छूटना उसका पार्ट है। बिकॉज अक्सर क्या होता है कि हम जब ऐसे गोल्स बनाते हैं ना, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम इसका सिर्फ मतलब ये कर रहे हैं कि हम आग बंद करके हाथी इमेजिन नहीं कर रहे हैं। जब भी हम ये एक्सरसाइज करते हैं हम हाथी के बारे में ही सोचते हैं कि कहाँ जाना है वो डिसाइड कीजिए, रादर देन कहाँ नहीं जाना है। एंड थर्ड थिंग इज, आप बॉडी का ख्याल रखते हैं उसी तरह से माइंड का भी ख्याल रखिए। बिकॉज जैसे जैसे आप एज होती जाएंगे, जैसे जैसे आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, आपका माइंड सेट या फिर माइंड स्किल मैटर करता है, बॉडी उसे सपोर्ट करती है। जिसे हम एक टर्म में कहा जाता है माइंड बॉडी रिलेशनशिप, कि आप वो समझ में आता है आपको कि अच्छा माइंड बॉडी किस तरह से रिलेटेड है। कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल कल रात को एक फ्रेंड से हमारे बात हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि माइग्रेन के लिए क्या ट्रीटमेंट है। तो हमने कहा कि माइग्रेन के लिए आज से 10-15 साल पहले बात है वो शुरू हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। सो उस समय जो स्ट्रेस थे वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाए, जिसका असर आपकी बॉडी पे दिखाई दिया, माइग्रेन में कन्वर्ट हुआ। आज वो पैटर्न बन चुका है कि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं माइग्रेन बढ़ जाता है। आज उसे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि जिन जिन चीज़ों से आपको स्ट्रेस आता है उन्हें समझने की या सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है। बट एज ए सोसाइटी हमें मेडिसिन पसंद है, हमें गोलियाँ पसंद है, हमें कोई ये कह देगा कि सुबह उठ के आप जलेबी खाइए तो आपका माइग्रेन ठीक होगा, तो हमें वो ऑप्शन ज़्यादा पसंद आते हैं। सो जो भी ये सेशंस देख रहे हैं उनके लिए सिर्फ यही सजेशन है कि किसी का भी शॉर्टकट कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर वो वेट कर रहे हैं तो फिर वो वेट ही करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जो माइग्रेन वाले क्लाइंट होते हैं या फिर जो ऐसे साइकोसोमेटिक वाले इश्यूज होते हैं वो वही चीज़ें बाद में करते हैं, बट फिर वापस से वो 5 साल और इसे रगड़ते हैं, 5 साल और इस चीज़ों से गुजरते हैं। उसके बाद वो कहते हैं सर मुझे लगता है मुझे वही करना चाहिए। ठीक है, जब भी आपको लगे तभी ठीक है। सो द ओनली कंसर्न इज ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी कि फॉर अ रीज़न गोल थोड़ा सा होलिस्टिक बनाइए कि उसे थोड़ा बड़ा कीजिए। एंड जो भी आपने टीवी पे देखा, जो भी स्टेज पे देखा, जो भी सुना है वो सब भूल जाइए, वैसा कुछ नहीं हो रहा है हिप्नोथेरेपी के दौरान। एक थेरेपी है, एक प्रोसेस है, एक स्टेजेस डिसाइडेड है, साइंटिफिकली प्रूवन, वही चीज़ होने वाली और कुछ नहीं होने वाला है। कोई आपको बंदर या मुर्गी नहीं बनाएगा। Yeah.
थैंक यू सर, थैंक यू इतने अच्छे तरह से हमें हिप्नोथेरेपी के बारे में बताने के लिए कि किस तरह हिप्नोथेरेपी इज नथिंग बट, अगर हम किसी चीज पे एक तरीके से फोकस करें तो हम हिप्नोथेरेपी के एक पार्ट में होते हैं, वी आर हिप्नोटाइज। और वही चीज हिप्नोथेरेपी में होता है। काउंसलर्स हमें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हम ही डिसाइड कर रहे हैं हमें कहाँ जाना है, कितना डीप जाना है। तो ये जो मिथ्स आज आपने हमारे क्लियर किए हैं उसके लिए थैंक यू। एंड जैसे आपने कहा कि गोल होलिस्टिक रखना जरूरी है, एंड क्या अप्रोच चाहिए वो भी होना बहुत जरूरी है, क्लियर अप्रोच होना जरूरी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। एंड दिस वुड बी माय धन्यवाद। मैसेज टू एवरीवन हु इज राइट नाउ वाचिंग दिस, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि जब भी आपके आसपास हिप्नोथेरेपी के बारे में बात हो, इस वीडियो का लिंक अपने पास रखिए, प्लीज उन्हें ये दे दीजिए ताकि उन्हें पता चले कि टीवी पे देखा हुआ ऐसा कुछ नहीं होता। श्योर। थैंक यू ओके विशाखा सर। जी, थैंक यू मानस फॉर ब्यूटीफुल 20 years of your life. Great journey. या Thank you.